वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको 69 बीपीएससी के लिए और बिहार दरोगा के लिए टेस्ट चलाया जाएगा सब्जेक्ट वाइज। पहला सब्जेक्ट आपको इतिहास लिया गया है। इतिहास से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जब तक इतिहास ख़त्म नहीं होगा इतिहास का टेस्ट चलता रहेगा। लगभग 20 से 25 जो टेस्ट होगा वो इतिहास से जुड़ा होगा। इसमें आपको 10 एंशिएंट और 5 मिडिवल का और 10 क्वेश्चन मॉडर्न से होगा। अगर इतिहास पढ़े हैं तो इतिहास का टेस्ट लगा कर देखें कि आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम साक्ष्य का बात कर रहा है तो याद रखिएगा क्या दिया हुआ है, अंजीरा से, दम सदात से, या किली गुल मोहम्मद से, या मेहरगढ़ से। तो याद रखिएगा ये मेहरगढ़ से। कहाँ से बाबू? तो मेहरगढ़ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन और कृषि का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला है। ये लगभग आपको 7000 ईसा पूर्व से लेकर 5500 ईसा पूर्व के आसपास का बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है। कैथोलिक युग किसको कहा जाता है पहले ये जानते हैं। कैथोलिक युग उसको कहा जाता है जहाँ पे आपको तांबे की और पत्थर के औजार जहाँ मिलते हैं उसे कैथोलिक युग कहा जाता है। और वो युग था ताम्रपाषाण युग। कौन सा? ताम्रपाषाण युग को बाबू कैथोलिक युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है। जो हड़प्पा संस्कृति था वहाँ मिट्टी के बर्तन बहुत प्रचलित थे और वहाँ सामान्यतः बोल रहा है कि किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो सामान्यतः जो होता था वो लाल रंग का। किसका होता था बाबू? लाल रंग का होता था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में आता है। तो सिंधु सभ्यता किस युग में आता है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जो सिंधु सभ्यता है वो अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। अब अर्ध ऐतिहासिक काल क्यों कहा जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लेखन की पत्ती मिली है, यानी लिखा हुआ साक्ष्य मिला है लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, तो इसीलिए इसको अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत थी। क्या थी बाबू? पक्की ईंट से बनी इमारत। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह का दिया हुआ है तो याद रखिएगा यहाँ से आसान से चुन सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा बाबू? हड़प्पा का बंदरगाह जो था वो आपको लोथल था। और लोथल कहाँ पे है बाबू? तो लोथल आपको गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो टेराकोटा का हल का बात कर रहा है तो टेराकोटा का हल बाबू आपको मिला है, ये आपको बनवाली से मिला है। कहाँ से मिला है? बनवाली। तो बनवाली कहाँ पे है? तो बनवाली हरियाणा में है और हरियाणा में बनवाली है और यहीं से आपको टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जोते हुए खेतों का निशान यानी साक्ष्य मिला हुआ है। तो जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है। याद रखिएगा ये आपको कहाँ से? तो कालीबंगा से मिला हुआ है। तो जोते हुए खेतों का साक्ष्य जो मिला हुआ है वो कालीबंगा से मिला हुआ है। कालीबंगा कहाँ पे है बाबू? तो याद रखिएगा कालीबंगा आपको राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और ये घग्गर नदी पे है। कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहीं से आपको जोते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे का बात कर रहा है। यहाँ पे नहीं थे का बात कर रहा है। आर डी बनर्जी थे, केएन दीक्षित थे और एस एम वत्स थे, लेकिन वी.ए. स्मिथ जो थे ये आपको हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से ये संबंधित नहीं थे। तो ये किससे संबंधित थे ये जान लेते हैं। तो याद रखिएगा ये आपको भारतविद और कला इतिहासकार थे, ठीक है, ना कि उत्खनन से संबंधित थे। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो 10 राजा युद्ध हुआ था बोल रहा है कि किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो याद रखिएगा ये किस नदी पे लड़ा गया था बाबू? तो याद रखिएगा पारूशनी की। कौन सी नदी बाबू?
तो पारुसनी नदी पे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन कौन सा होगा, वो ऑप्शन हो जाएगा डी। पारुसनी का वर्तमान नाम पूछेगा तो रावी नदी हो जाएगी। कौन सी, रावी को पारुसनी पहले बोला जाता था और यहीं पे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ से मेडवल का है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। अभी धीरे धीरे आपको हार्ड क्वेश्चन कराया जाएगा, अभी शुरुआत है। तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था बाबू, वो कौन था बाबू, तो याद रखिएगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था बाबू, ऐबक जो था वो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो अपनी राजधानी कहाँ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी बाबू, वो कहाँ थी बाबू, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर में थी। कहाँ पे, लाहौर। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ढाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो ढाई दिन का झोपड़ा जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था और ये एक मस्जिद है बाबू। क्या है, ढाई दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है और ये आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। यहाँ पे बिहार का बात कर रहा है कि प्रथम मुस्लिम विजेता का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वो कौन था बाबू, तो वो था आपको बख्तियार खिलजी। कौन था बाबू, बख्तियार खिलजी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त है। यानी जब बख्तियार खिलजी बिहार में पहला हमला किया था तो उसका पहला विवरण किस किताब से मिला है, यही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो किताब जो है वह तबकाते नासरी है। किससे, तबकाते नासरी से मिला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा मिनहाजुस सिराज की। किसकी, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी है और इसी से मिलता है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का विवरण मिलता है। किस किताब से, तबकाते नासरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का दिया है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो याद रखिएगा पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा कौन था बाबू, तो ये हो जाएगा आपको अल्मीडा। कौन था बाबू, अल्मीडा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी होगा। कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अल्मीडा कब से कब तक ये जान लेते हैं। ये आपको 1505 से लेकर 1509 तक था ये अल्मीडा। ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में बना था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो जो बंगाल की खाड़ी है उसमें समुद्री डकैतों के लिए हुगली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था, वो किया था लोग पुर्तगालियों ने। कौन किया था बाबू, पुर्तगाली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पुर्तगाली जो थे हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आसान क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे टॉप क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। अगला वीडियो जो आएगा इससे टॉप क्वेश्चन होगा, उससे ज़्यादा अगला टॉप होगा, ठीक है। तो पहला वीडियो है इसीलिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल है वो कम है। तो बोला कि जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दिया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस, इसी को आपको जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। ये आपको जेम्स प्रथम के पत्र लेकर 1660 में सूरत पहुंचा था, ठीक है। और ये जहांगीर के दरबार में गया था, इसको फारसी में जहांगीर से बात किया था। तो हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था और इसे इंग्लिश खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश खान कहा जाता है। और 400 का मनसब भी दिया था उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। 1612 नहीं, 1613 में। तो याद रखिएगा ये आपको सूरत में किया था। कहाँ पे बाबू, तो सूरत। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो दिया हो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी प्रथम फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो पीपीएससी में हर दफ़ पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये 1632 में। 1632 में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया कि 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था।
अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ, अंग्रेज जो थे किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो याद रखिएगा जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके? अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो हुआ था वो वांडीवास का युद्ध हो रहा था। और जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो आयरकुट कर रहा था। कौन कर रहा था बाबू? आयरकुट कर रहा था। वही फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो था वो काउंट डी लाली कर रहा था। कौन बाबू? काउंट डी लाली कर रहा था ये फ्रांसीसी का, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकुट। कौन कर रहा था? आयरकुट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासी सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रखिएगा ये आपको बिहार हो जाएगा। कौन सा? ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोपवासी को। कहाँ से बाबू? तो बिहार राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी का है और इसका भी आंसर जो होगा वो बिहार ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? यहाँ पे मुर्शिदाबाद का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इलाहाबाद का जो संधि हुआ था वो हुआ था आपको 12 अगस्त, दो संधि हुआ था। 12 अगस्त 1765 को हुआ था और आपको एक हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो ये दो संधि हुआ था। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था वो मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उपदीवान। वही बात करेगा कि बिहार के लिए किसको बनाया था? तो बिहार के लिए राजा सिताब राय को बनाया था और मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब किया था सम्राट शाह आलम द्वितीय ने? तो जो वो आपको इलाहाबाद का संधि हुआ था, प्रथम संधि, तो प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और ये संधि के बाद कंपनी को बंगाल और बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी दे दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।